Justin Trudeau has stepped down. There's a guy named Pierre, really big fan of him. He's pro-India. We love that over here. We love anything that's pro-Eastern culture minus North Korea. And really, yeah, let's just hear what the CEO of secularism himself has to say. बात है यार, जस्टिंदर जी नहीं रहे, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे कनाडा के। आपने कहावत तो सुनी होगी, घर से निकलते ही। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कुछ दूर चलते ही I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader Yeah, I hate the way this guy talks. It's so performative. through a robust, nationwide, competitive process. Like, do you believe in any of those adjectives he just used for that sentence? Because I sure as fuck don't. देखिए, लेकिन आई थिंक मैं असली रीजन जानता हूँ कि क्यों जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, रास्ते में ये देख। एटलीस्ट कमला चाची को केएफसी में एक नया कोवर्कर तो मिल गया। लेकिन देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों एक बहुत ही धमाकेदार डेवलपमेंट है भारत के लिए। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक आदमी का करियर तबाह हो गया क्योंकि उसने अनफेयरली इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की। और हम आज ये भी बात करेंगे कि कैसे भारत ने कैनेडियन गवर्नमेंट के एलिगेशंस और गेम्स का एक परफेक्ट जवाब दिया और क्यों ये एक मैसिव डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए, जो बाकी वेस्टर्न देशों के लिए एक बड़ा लेसन भी है कि इंडिया से अब कैसे डील करना चाहिए। तो आइए आज बात करते हैं खालिस्तान के प्राइम मिनिस्टर Look at that goofball. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के डाउनफॉल की। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, मैं आपको एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक बताता हूं कि 40 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है दुनिया में कि एक कैस्ट्रो किसी देश का लीडर नहीं है। क्योंकि भाई आप तो जानते ही हैं कि जस्टिन ट्रूडो की फिडेल कास्ट्रो से बहुत शक्ल मिलती है और इस रूमर की आग के ऊपर घी जस्टिन ट्रूडो की माता जी ने खुद डाला है। My marriage was broken down because we had a Catholic marriage based on the old-fashioned principle of fidelity. What? And I was unfaithful. And therefore our marriage was over. तो याद कीजिए कि जस्टिन ट्रूडो ने सिंगल हैंडेडली इंडिया और That is the wildest conspiracy ever. कनाडा के रिलेशनशिप को 20 साल पीछे घसीट लिया था। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और याद रखिए कि ये निज्जर है कौन। निज्जर एक वांटेड आतंकी है जिसके ऊपर 10 I was about to say, if the Indian government killed a Canadian citizen, if that was true, what did he do? Well, if he's one of the most wanted terrorists carrying a cash reward of 10 lakh on his head, it wouldn't be surprising if someone put his head on a platter. I mean, come on, man. लाख And wouldn't you want that? Like, we want terrorists not in our communities. रुपए का इनाम You should be saying thank you, not investigating them for that. है और जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी रह चुका है। बेसिकली जस्टिन ट्रूडो का जो पूरा टेन्योर है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। आज इसी आदमी ने जिसने ये बेसलेस आरोप लगाया था भारत के ऊपर, उसने रिजाइन किया है। टुडे इज आल्सो अ वेरी सैड डे फॉर लावण्या फ्रॉम साउथ दिल्ली और कई अनबायस्ड जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स के लिए जिन्होंने उस समय पर अपने ही देश के खिलाफ जाकर ट्रूडो को सपोर्ट किया था। I'm waiting for the Drew Rothy to be just to have slander in this video. चाहे वो टीएमसी स्पोक्सपर्सन सागरिका घोष हो या फिर अनबायस्ड जर्नलिस्ट राजदीप किया था, चाहे वो टीएमसी स्पोक्सपर्सन It's always this kind of profile picture with the glasses. Always just trying to virtue signal. सागरिका घोष हो या फिर अनबायस्ड जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई हो। Because there is a belief that we do now have a national security advisor who's willing to take these high risks, the Modi government's policy of muscular nationalism may have led to adventurism
that could include an extrajudicial, extraterritorial strike inside Canada. You know how he's full of shit? It's because he tried to make that sentence so complex that you didn't listen and you just sit there and you just say, okay. Have some critical thought. Like, this guy is making that way too complex. Say it nice and simple, you're full of shit. But Canada is not Pakistan. उनका बहुत हैवी मेल्टडाउन हो रहा है उस समय पर, लेकिन दूसरी तरफ I don't पूरे का know. पूरा कनाडा खुशी मना रहा है। Once more. Who starts मना रहा it? है। Who's starting it? Everyone's just minding their business. Crazy chick with the glasses, man. Another chick back here. I mean, come on. It's all these liberal women that have a bunch of mental disease. I don't want to say it, but there's statistics coming out that a bunch of liberal women have a bunch of, like, they're out there. The little loony. So Fidel Castro Jr. is out. Justin Trudeau has officially resigned. The people of Canada must be happier Castro, Trudeau. I don't know. than a pig in shit. इलॉन मस्क की खुशी की सीमा ही नहीं है। वो आए दिन ऐसे ही ट्रूडो को गरियाते रहते हैं, इनसफरेबल बोलते रहते हैं। इतना काफी नहीं था तो उसके ऊपर से इनको रेगुलरली ट्रम्प चाचा से भी गालियां पड़ रही थी। उन्होंने तो कनाडा को देश बुलाना ही बंद कर दिया था। वो तो कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बुलाने लग गए थे और ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बजाय गवर्नर ट्रूडो बुलाने लग गए थे। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि ट्रूडो के He's like, hey, I can send you a life photo. If you love Canada that much, you could be a governor. This is the 51st state of America. रेजिग्नेशन के बाद फाइनली अमेरिका और कनाडा के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए ट्रूडो के साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको रिजाइन करना पड़ा है, क्योंकि याद रखिए जब 2015 में इनका इलेक्शन हुआ था तो ही वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर कैंडिडेट इन कनाडा। तो इस बार जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी थी दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट जो एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट पे टिकी हुई थी और एनडीपी का लीडर है खालिस्तानी जगमीत सिंह, जो कभी भी भिंद्रन वाले को कंडेम नहीं करता है, खालिस्तानी आतंकियों को कंडेम नहीं करता है और खुद एक प्रो भिंद्रन वाले प्रो खालिस्तान रैली में जाकर स्पीच दे चुका है। लेकिन कुछ समय पहले एनडीपी ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया था ट्रूडो की गवर्नमेंट से, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि यह सरकार ऑलरेडी एक डूबती नाव है और ये अपना पूरा टर्म नहीं निकाल पाएगी। ऊपर से इनको एक और धमाका मिला जब एक महीने पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी गवर्नमेंट से अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि ये कहकर कि ट्रूडो की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उससे कनाडा को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बेसिकली हालत ये हो रखी है ट्रूडो की कि उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं और उनका रेजिग्नेशन रेगुलरली मांग रहे थे, चाहे वो सीनियर लिबरल एमपी हो जैसे शॉन केसी या केन मैकडोनाल्ड हो या फिर चंद्रा आर्या हो। ओंटारियो के ट्रूडो के पार्टी के एमपी ने तो यहां तक कह दिया कि अब लीडरशिप चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है देश को आगे। Yeah, but the issue is that right now in leadership across the board, it just doesn't seem like it's actually being held accountable. It always just obfuscates to the next person down. बढ़ाने का। इनफैक्ट 20 से ज्यादा लिबरल लॉ मेकर्स ने एक लेटर साइन किया था जिसमें उन्होंने अक्टूबर 28 को प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को रिजाइन करने को बोला था। और अब मैं बताता हूं आपको सबसे शॉकिंग लेकिन सबसे ऑब्वियस रीजन कि क्यों जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ ये डिप्लोमेटिक वॉर छेड़ी थी, इंडिया के ऊपर ये बेसलेस एलिगेशन लगा के। देखिए पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं स्केपगोटिंग थ्योरी, जिसका कोर आइडिया ये है कि जब एक लीडर की सरकार अपने घर के अंदर पूरी तरह से फेल हो जाती है, उनके अपने देश में बहुत खराब इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे होते हैं, करप्शन चल रहा होता है, Exactly what I was saying. Exactly. पॉलिसी फेलियर्स चल रहे होते हैं, तब वो जानबूझकर बाहर का एक एक्सटर्नल थ्रेट हाईलाइट करने लगते हैं ताकि लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स भूल के उस एक्सटर्नल दुश्मन पर फोकस करने लगे। इस कॉन्सेप्ट का की मैकेनिज्म ये है कि ये एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट क्रिएट करता है। लोगों में फेक नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म जगाया जाता है एक बाहरी कॉमन एनिमी के खिलाफ। इससे लोग अपनी असली डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और जो लीडर इन प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट और गुस्सा भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट करती है और फिर प्रिटेंड करती है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि रियलिटी में ये सब पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि
आर्मी की करप्शन और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद किया है, पब्लिक का ध्यान इस पर ना जाए। और ट्रूडो भी यही कर रहा है। ट्रूडो को सपोर्ट अमेरिका की डीप स्टेट ने भी किया था, जो बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी रशिया से अपने डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ा नहीं। इस वजह से बाइडेन सरकार और डीप स्टेट नाराज है कि भाई इंडिया हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे रहना चाहिए। और तब से बाइडेन सरकार और डीप स्टेट ने एक्टिवली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। बांग्लादेश में जहां पर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, वहां पर एक वायलेंट कू करके एक इस्लामिस्ट एंटी इंडिया गवर्नमेंट बिठाई है। अपनी मीडिया, एनजीओज और फ्रीडम और डेमोक्रेसी इंडिसेस के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया है इंडिया के खिलाफ। लेकिन अल्टीमेटली ट्रूडो ने जो इंडिया के खिलाफ किया है, उसका असली रीजन ये है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ट्रूडो ने अपनी सरकार की नाकामी से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ये सब किया है। आप देखिए कि जस्टिन ट्रूडो के पीएम बनने के बाद बस अगले साल से ही भर भर के कनाडा में इमिग्रेंट्स घुसने लगे, खासकर इंडिया से अनस्किल्ड प्रो खालिस्तानी इमिग्रेंट्स। 2015 के बाद से हर साल 3 से 4 लाख इमिग्रेंट्स कनाडा आए हैं और 2025 तक जस्टिन गवर्नमेंट के प्लान थे कि हर साल एटलीस्ट 5 लाख इमिग्रेंट्स कनाडा में आते। What seems so weird is it seems like there is this weird corrupt version of government that was definitely in America, right? It's the Biden administration, and it seemed like the Trudeau administration, that prime minister and his group of people around it, it seemed like they were working hand in hand. This is not just letting all of these immigrants in who go against the grain of the culture and the foundation of the community that you already have existing. It seems like game devs, honest to God, I hate to say this, but it feels like these game devs who for example, like the game Halo, where you had this beautiful game, one of the best, most legendary games of all time, and new people took it in, kicked the old people out, told them that they sucked, and with the fans, screw the fans, screw the people that were already here. We want new people because we did it right. And it feels like this administration is like a young kid who's looking back at his dad like, no, Dad, I don't want help. I can do this all on my own. And now look, you can't do it, kid, because you sucked. All right? The dad made it too easy on you. इतने large number. He gave you too much goodness. You didn't have to deal with any real adversity in life, and now you're having to deal with it. And everybody, us people, the everyday people, the me, the you, we're the ones who have to deal with it. बस में कनाडा में आने लगे। कनाडा के रिसोर्सेज, कनाडा के जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, कनाडा की इकोनॉमी, इन सब पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनने लगा। और इसका इफेक्ट ये हुआ है कि कनाडा में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउसिंग के इश्यूज भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। इस वजह से एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट भी बढ़ने लगे हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की माने तो जो पिछले 5 साल में इमिग्रेंट्स आए हैं कनाडा में, उसमें 42% जो नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और 16% जो बिल्कुल नए नए इमिग्रेंट्स आए हैं, वो सब पॉवर्टी में रह रहे हैं। 2022 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 46% कैनेडियंस ने अग्री किया है कि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कैनेडियन वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया के पंजाब एरिया से, जिनकी एजुकेशन लेवल हाई नहीं है, जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स नहीं है और जो आते ही कनाडा के गैंग्स और कनाडा के क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड में आके जुड़ जाते हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके खिलाफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को वार्न भी किया है कि देखिए आप गलत तरह के लोगों को अपने देश में शरण दे रहे हैं। लेकिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने इंडिया की हर एक वार्निंग को इग्नोर किया है और उसकी हालत अब ये है कि ओवर 20% ऑफ ऑल गैंगस्टर्स जो पुलिस ऑपरेशंस में 2006 से Oh, it's disgusting. मारे गए हैं कनाडा में, वो पंजाबी ओरिजिन के हैं। We cannot continue. We cannot continue to do this for much longer. Whether you're in India, whether you're in America, whether you're in Canada, it doesn't really matter where you're at. If you have a community of people that you love, you cannot allow these people to continue to infiltrate. And it seems to be a pretty common theme of people infiltrating and then destroying your land and destroying your community from the inside out. We have to put an end to this. गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इंपैक्ट ऐसा हो रहा है कनाडा के बड़े बड़े शहरों में, जैसे टोरंटो, वैंकूवर के इन शहरों में वायलेंट क्राइम 39% से बढ़ा है। गैंग रिलेटेड होमिसाइड्स, गैंग रिलेटेड मर्डर्स 108% से बढ़े हैं। And it's all with around this one specific group. Why are we afraid to point out the elephant in the room when the elephant is going on a raging stampede? Why are we all just sitting there drinking our chai, just like, oh, okay. He's just doing his thing again. इनके कंपैरिजन में वायलेंट गन क्राइम 100 No, put it in a cage off to the side.
% से बढ़ा है। मर्डर्स 44% से बढ़ चुके हैं, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा इंक्रीज है। टोरंटो में 66%, वैंकूवर में 55% और मॉन्ट्रियल में 40% ये इंक्रीज देखा गया है। जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मर्डर्स भी 30% से ज्यादा बढ़े हैं कनाडा में। कनाडा की इकोनॉमी की हालत इस समय इतनी बुरी है, जो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के इलेक्ट होने के पहले अमेरिका की और कनाडा की जीडीपी ग्रोथ रेट बेसिकली बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन ट्रूडो के इलेक्ट होने के बाद देखिए अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट और कनाडा की जीडीपी ग्रोथ रेट में कितना बड़ा गैप आ गया है। कनाडा में अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है और ट्रूडो सरकार की पॉलिसीज ने इस आग में बेसिकली घी डाल दिया है। 2025 तक फूड प्राइसेस 3% से 5% तक के बढ़ने का एस्टिमेट है। मतलब एक एवरेज कैनेडियन फैमिली 4 लोगों की, उनको 2025 में अराउंड 17,000 कैनेडियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, जो 2024 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट $1,000 ज्यादा है। हाउसिंग मार्केट को भी अगर आप देखें तो ट्रूडो के रूल This is insane. We already have shout out to Scotty. We all know Scotty, who I game with. He lives out in Canada. He can confirm all of the shit's stupid expensive to live. Everything's just expensive. में हाउसिंग प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। एक एवरेज कैनेडियन के लिए आज घर अफोर्ड करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। रैपिड इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ गई है कि हाउसिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज पर इमेंस प्रेशर आ चुका है। उसके ऊपर से कैनेडियन डॉलर की गिरती वैल्यू ने इंपोर्ट पावर को भी कम कर दिया है। इसका सीधा इफेक्ट फूड इंपोर्ट प्राइसेस पे पड़ रहा है और इसकी वजह से कैनेडियंस के लिए फूड प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो ट्रूडो की गवर्नमेंट के ऊपर यह एलिगेशन है कि वो चाइना के साथ मिलकर कैनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहे थे। ग्लोबल न्यूज और ग्लोब एंड मेल ने कुछ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स साइट किए हैं जो दिखाते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने 2019 और 2021 के फेडरल इलेक्शंस में डायरेक्टली इंटरफियर किया था। ये इंटरफेरेंस डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने और कैंपेन फाइनेंस फ्रॉड के जरिए किया गया था। कैनेडियन लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ट्रूडो पे यह भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इंटेंशनली इस न्यूज को कवर अप करने की कोशिश की ताकि कनाडा के लोगों को पता ना चले कि चाइना उनके देश के इलेक्शंस में डायरेक्टली इंटरफियर कर रहा है। और आयरनी देखिए कि इतने स्कैंडल्स हो रहे थे, उसके बीच में ट्रूडो की सरकार ने नाजी सोल्जर्स को स्टैंडिंग ओवेशन दिया अपनी पार्लियामेंट में। उसके ऊपर से पिछले नाजी सोल्जर्स को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। Trudeau apologized Wednesday for the Parliament's recognition of a man who's going to be a Nazi. Wait, Trudeau apologized for the recognition of a Nazi unit war veteran in the Canadian Parliament. Oh my God, what an idiot! पार्लियामेंट में उसके ऊपर से पिछले 3 सालों में 20 से ज्यादा अटैक्स की खबर आए हैं कनाडा के हिंदू टेंपल्स पे खालिस्तानियों के द्वारा। लास्ट ईयर ही खालिस्तानी एलिमेंट्स ने हिंदू टेंपल्स पर एक इतना बड़ा अटैक किया था और पहले वहां पर पुलिस प्रेजेंस बहुत कम थी और जब पुलिस आई तो खालिस्तानियों को अरेस्ट करने के बजाय हिंदुओं को अरेस्ट करके जेल में ठूसना शुरू कर दिया। और आप तो जान What? Okay, now I get it. I was a little confused on why a lot of my amigos that here were saying that Indians hate Justin Trudeau. Now I totally get it. You had Hindu temples being attacked by these Palestinian people, and then the Hindu people were around there were trying to defend their temple, defend their community, and then they were the ones getting jailed? Come on. What kind of Looney Tune world is this? जानते ही हैं, जहां पर भी अधर्म इतना बढ़ जाता है तो उस अधर्मी का नाश तो निश्चित है ही। और इसीलिए ट्रूडो को रेजिग्नेशन का फैसला इसलिए लेना पड़ा कि उसकी गवर्नमेंट ने कनाडा की इतनी बुरी हालत की है जितनी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की हाल की टेस्ट सीरीज में की है। कई रीसेंट पोल्स ने यह दिखाया है कि अगले इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बुरी तरह से हराने वाली है। इनफैक्ट ये हार इतनी बुरी हो सकती थी कि ट्रूडो को अपनी इज्जत बचाने के लिए आज रिजाइन करना पड़ा। ट्रूडो बेसिकली वो लौंडा है जिसकी गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ भाग गई है, लेकिन ये अपने दोस्तों को बता रहा है कि नहीं यार, मैंने उसको डंप कर दिया। अपने को देखो यार, सिंगल रहने में ही शांति रहती है मन की, क्या लड़कियों के पीछे भागना है। मैं तो यार सख्त लौंडा हूं। Trudeau is basically the Hey, yo! What in the ditty am I looking at here? लौंडा ऑफ कनाडा। और आप देख लीजिए इस अधर्मी की हालत कि इसकी अब अमेरिका भी ले रहा है। अमेरिका जिसको कनाडा बड़ा भाई मानता है, अब वहां पे तो ट्रंप की गवर्नमेंट आ चुकी है। आते ही ट्रंप ने कनाडा पे 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे कि कनाडा की इकोनॉमी बेसिकली कोलैप्स के कगार पर आ सकती है। ये सब सुनने के बाद चाहे जगमीत सिंह हो, उनके एलाई, या फिर क्रिस्टिया फ्रीलैंड हो, ये सब रिजाइन कर I want over under now in the chat. I want to see it in the comments. How likely is it that Canada will be a 51st state of America?
के भाग रहे हैं और सारा ब्लेम ट्रूडो के ऊपर डाल दे रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि क्यों And by 51st, I mean, we get a lot of extra states because Toronto, Ontario, Quebec. I mean, there's a couple different, provinces out there. They could all turn into states. ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और कैसे इंडिया ने इस गेम को एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट खेला है कनाडा के साथ। देखिए, सबसे टॉप लेवल पे इंडिया ने कनाडा की कोई भी छेड़छाड़ का जवाब नहीं दिया, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ना अमित शाह ने, किसी ने भी। पूरी की पूरी कनेडियन सरकार, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो, सारे बड़े बड़े मिनिस्टर हो, वो इंडिया के खिलाफ छाती पीट पीट के, ताली बजा बजा के वैसे ही चीखते रहे जैसे वो कुछ लोग आते हैं ना शादियों में और बच्चे होने पर आशीर्वाद देने के लिए, उन लोगों की तरह। लेकिन अंदर से इंडिया को शायद पहले ही पता था कि ट्रूडो की सरकार इतनी नालायक है कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है ये राइट हैंड को पता नहीं है। ट्रूडो ने इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर कि निज्जर को मारने में इंडिया का हाथ है, लेकिन जब अंडर ओथ उससे पूछा गया कि सबूत दीजिए तो उसने कहा कि भाई हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. उसके ऊपर से कोई He tried to play the reverse pseudo card on him. मोदी को ब्लेम कर रहा है। उसके ऊपर से जब उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि भाई निज्जर जो एक डेजिग्नेटेड आतंकी है उसको पार्लियामेंट में ऑनर क्यों किया गया, तो जवाब देने के बजाय मैडम पता नहीं क्या बोल रही हैं। Second of all, I do want to say I was very proud of the Prime Minister and of the strong position he took after the murder. You have no idea what you're talking about. These people are in just Looney Tune land. It's like, okay, obviously, as soon as she gets done, there should be a person at the other end of the door saying, okay, can you hand over your phone, hand over all, and she's like, why am I handing all this? You're fired. You're gone. You're out of here. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके बाद ट्रूडो जो है वो मोदी पे इल्जाम लगा रहा है। ट्रूडो की जो पुलिस फोर्स है वो लॉरेंस बिश्नोई पे इल्जाम लगा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो अमित शाह पे इल्जाम लगा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट को पता ही नहीं कि अमित शाह तो भैया उस समय पर महाराष्ट्र में ईवीएम हैक करने में बिजी थे। I mean, I wouldn't even believe the Washington Post. यहाँ तक कि उनकी पुलिस फोर्स बोल रही It's probably ran by AI at this point, and not even the good ones, but like the bad ones, the out-of-dated AI. है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनोसेंट सिख्स को टारगेट नहीं कर रही है, सिर्फ खालिस्तानी आतंकियों को टारगेट कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को बेसिकली समझ में आ गया कि कनेडियन सरकार सीरियस सरकार नहीं है, ये एक सर्कस है और जस्टिन ट्रूडो इस सर्कस के चीफ क्लाउन है, बेसिकली कनाडा के राहुल गांधी। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी Oh my God. किसी भी सीनियर मिनिस्टर ने It's true. Rahul Gandhi and Trudeau both were just charismatic guys who just stood on a cloud of nothingness. They sat on a throne of lies. ट्रूडो या उनके किसी भी मिनिस्टर के एलिगेशंस का सीधा रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ मिड लेवल फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने कैजुअली इन कमेंट्स का जवाब दिया। उन्होंने बेसिकली कनाडा को उतनी इंपॉर्टेंस दी जितनी इंडिया बुर्किना फासो, सोमालिया या पाकिस्तान जैसे देशों को देता है। कनाडा को अपनी ताकत का इल्यूजन यूएसए की सपोर्ट की वजह से ही था और इसीलिए इंडिया को समझ में आ गया कि बेस्ट स्ट्रेटजी है वेट करो। उन्हें पता था कि देयर इज अ गुड चांस कि अगला यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बनने वाला है, जिसका इंडिया के साथ रिलेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। याद रखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली अमेरिकन डीप स्टेट कंट्रोल करता है और मोदी का ट्रंप के साथ एक्चुअली Because he was asleep. Sleepy Joe. पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। याद रखिए कि बाइडेन के डीप स्टेट वाली गवर्नमेंट ने ही ये I'm still sick because I can't hit my Trump accent. That's how you know I'm not 100% right now. सो कॉल्ड एविडेंस कनाडा को दिया था कि भाई मोदी गवर्नमेंट खालिस्तानियों को टारगेट कर रही है। अमेरिका ही है जो अपेरेंटली गुरपतवंत पन्नू जैसे आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रही है। कनाडा क्योंकि फाइव आइज नेशन का पार्ट है, तो इन फाइव आइज नेशंस ने भी कनाडा को इन एलिगेशंस पर सपोर्ट दिया था। But it is a key ally within the Five Eyes. So working with the UK, the US, Australia, and New Zealand on intelligence sharing and other endeavors. सबसे पहले बाइडेन की डीप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इंडिया पर ब्लेम डाला था कि इंडिया कोऑर्डिनेट कर रहा है ये अटैक्स, और यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा को सपोर्ट किया था उस समय पर अमेरिकन डीप स्टेट के कहने पर। इसलिए इंडिया ने कहा कि बस अब चिल मार के इंतजार करने की जरूरत है। क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा सर्कस है, तो धीरे धीरे आप देखते रहिए कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपनी खुद के बनाए हुए फेक और कॉन्ट्रडिक्टरी
एलिगेशंस के नीचे दब के मर जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि डोमेस्टिकली कनाडा में कितने प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कितनी खराब है, इकोनॉमी की हालत कितनी खराब है, उसके ऊपर से संगीन एलिगेशंस लगे हैं ट्रूडो के ऊपर कि वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। जैसे नेपोलियन ने एक बार कहा था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। मोदी सरकार That is I've heard the CEO of secularism bring up Napoleon in the past, but that is such a gangster quote. When your opponent is making a mistake, don't stop them. ने भी वही Listen, the Napoleon may have been a short man, but he was standing on business. उन्होंने वेट किया यूएस में सरकार बदलने का, और अब यूएस में ट्रंप आ गया है। इंडिया के लिए ट्रंप से डील करना बाइडेन की डीप स्टेट से डील करने से कहीं Look at Trump and Modi. Come on, I can't wait. This is gonna be great. This is gonna be great. ज्यादा आसान है। This is me and my community. This is इंडिया के लिए ट्रंप me. I say, what's up, guys? करना बाइडेन की डीप I स्टेट make a joke. You guys love it. Eating it up. I love it. I love you डील guys. करने से कहीं ज्यादा आसान है। और इंडिया को यह भी पता है कि ट्रंप ट्रूडो से बहुत नफरत करता है, तो उनको पता है कि अब ट्रंप उतना कनाडा को सपोर्ट नहीं करेगा जितना बाइडेन की सरकार कर रही थी। और इसीलिए डिस्पाइट पूरे कैनेडियन सरकार के अटैक्स, वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा और अमेरिकन डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी इंडिया हैड द लास्ट लाफ। अगले कुछ समय तक कैनेडियन पॉलिटिक्स में बहुत हंगामा रहेगा। इंडिया अपना चिल करे, अननोन मैन स्ट्रेटेजी को चालू रखे और ट्रंप सरकार को रेगुलरली एंगेज करके उनके साथ अच्छे से काम करते रहे। इंडिया को कनाडा में भी कंजर्वेटिव्स के साथ जो ट्रूडो के ऑपोजिशन में है उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, जैसे उन्होंने रिपब्लिकन और ट्रंप के साथ बनाए हैं, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और यूके कंजर्वेटिव्स के साथ बनाए थे। और फाइनली जस्टिन ट्रूडो के लिए एक मैसेज, व्हेन यू कम एट द प्रीस्ट किंग यू बेस्ट नॉट मिस। इंडिया अब इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि उसको True, if you're gonna make moves, if you're gonna play in big grass, if you're gonna play with the big boys, you gotta learn how to walk through tall grass. एंटेगनाइज करना महंगा पड़ेगा देशों के लिए। सिर्फ अमेरिका और चाइना जैसे देश ही हैं जो डायरेक्टली इंडिया से दुश्मनी कर सकते हैं या राइवलरी कर सकते हैं। कनाडा जैसे छोटे और इनसिग्निफिकेंट मुल्क के बस की बात नहीं है कि वो इंडिया को टक्कर दे। अब वो नहीं जीत सकते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ट्रूडो ने क्यों रिजाइन किया है? सबसे बड़ा रीजन आपके लिए क्या था ट्रूडो की गवर्नमेंट के कोलैप्स के पीछे और ट्रूडो के रेजिग्नेशन के पीछे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एंड वंस अगेन गाइस, अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो प्लीज हमें पेट्रियन like the show, give them all the love and support. It's going to be very interesting to see who does take place in Canada. There is a guy named Pierre. He is super based, and I really like this guy. In fact, let me see if we can't pull him up on Twitter real quick. And if you've never heard of this guy, here's just the first clip I found. It's 40 seconds. Let's see what he has to say on behalf of all Canadians. On behalf of all Canadians, I want to thank you for your immense courage and the personal political and non-political price that I'm not going to lie, his voice kind of sounds like AI. That you have paid for standing up for your convictions and defending freedom of speech, because I know you have paid a very big price for that, but you have never bent, you have never backed down, you've had a spine of steel, and there He was so close to saying, we've never given up, we've never backed down, we've never surrendered. are countless other people who will have the freedom to express themselves because you paid the price for them. So thank you. Thank you, sir. It's been a privilege, far more than a price, definitely, and it continues to be that way. Interesting. I want to listen to the Jordan Peterson podcast with them. I've never heard this. Oh my god. Of your sort of on the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? God, I love it. He's just eating an apple, and this reporter's just fumbling the bag saying, hey, rumor has it, we started the rumor. I'm the one who started the rumor, but I'm just going to say they started the rumor has it that you're pushing this crazy agenda. And he's like, what does that even mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, certainly you tap. He said, what do you mean by that? Give me an example. Oh my God, I love this guy. Certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Like what? Left wing, this and that, right wing, I mean, it's that type of ideological thing. I never really talk about left or right. Anyways, I don't really believe in that. Okay. A lot of people would say that you're simply he just says, okay, taking a page out of the Donald Trump book. Like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians. Well, I'm sure many great Canadians. He said which people? I'm sure many great Canadians. But like who? He
say? Give me a person. I don't know who, but well, you're the one who asked the question, so yeah. You must know somebody. This guy has plus an aura. He's sitting there monochromatic with an apple, nice hair, and just as confident as could be. And this guy is falling apart right in front of him. Okay, I'm sure. He said, "Okay." Oh shit. There's some out there, but anyways, the point of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given, you know, not just. Bro, just say, why should Canadians trust you with their vote? This is the issue with reporters, and this is why this guy should be fired on the spot. His journalistic card revoked. You're gone because of the way you're just trying to manipulate this question, and you're trying to play gotcha. If you're a reporter, bring the facts. Stop trying to play a game of gotcha. Just a sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but what are you also talking about? What page? What page? Can you give me a page? Give me the page. You keep saying in terms of turning things quite dramatically. In terms of, I think the Trump page is like this. I don't want to say bulldog, but this dog kind of energy where it's like, hey, I'm the leader in the room. What I say goes, and I'm going to be the chain of command. Okay, I set the standard. And it seems like these really weak men who didn't like a certain standard or maybe can't live up to a certain standard, they're freaking out because now they're going to get exposed. Of Trudeau and the left wing and all of this. I mean, you make quite a, you know, it's quite a play that you make on it. So I'm not just sure. Wondering. I don't know what your question is. Then forget that. Why should Canadians trust you with their vote? We're a minute and 33 seconds in to get to that question. That question takes 3 seconds to ask, and he spent a minute trying to manipulate and try to put this guy in a corner for him to answer. Common sense. Okay. Common sense for a change. We're going to make common sense common in this country. We don't have. We've said this in America for a long time. I've heard this saying in America for at least 10 years now, that common sense no longer is common because people don't have common sense no more. Any common sense in the. And that just means to be able to critically think past the first issue. Just because somebody says something good on paper doesn't mean it's actually a good thing. Current government. You know, the guy prints $600 billion, grows our money supply by 32%. Wow. In 3 years. That's growing the money. Wow. 8 times faster than the economy. No wonder we have the worst inflation in 4 decades. I'm going to cap spending, cut waste, so that we can balance the budget and bring down inflation and interest rates. You'll want to be able to pay your mortgage again? You want to be able to afford rent? Then you have to vote for Pierre Poilievre, because I'm the only one with a common sense plan that will bring back the buying power of your paycheck. I think it's kind of obvious that guy is going to be the next Prime Minister of Canada. I can't imagine there being another person who has that much aura in Canada, who has that much maple syrup freaking aura to be able to dominate. And I'm gonna be interested to see. And he says, "Oh my gosh, this is breaking news to me. Canada will never be the 51st state. Period." Correct, because Toronto, Quebec. I mean, you have to break it up. So technically, it'd be like 51st, or maybe the 59th. We are a great and independent country. My Canadians, I'm kidding. Scotty, don't come after me, bro. We are the best friend to the U.S. Agreed. I think this is how it should stay. I think friend relationships where everybody can win. Same thing with India. I would like to see with Canada. I would also like to see this with Mexico. I don't want Mexico to become part of the United States. I'm just kidding when I say that. We spent billions of dollars and hundreds of lives helping the Americans retaliate against Al-Qaeda's 9/11 attacks. Yeah, but, I mean, this could have been... Never mind. We supply the U.S. with billions of dollars with high quality and totally reliable energy, well below market prices. Okay. Well, market prices are currently inflated as hell. So still, if it's well below market value, maybe it's just at adequate value. We buy hundreds of billions of dollars of American goods. Our weak and pathetic NPD Liberal government has failed to make these obvious. I will fight for Canada. When I am Prime Minister, I will rebuild our military and take back control of the border and secure Canada, and the U.S. will take back control of the Arctic to keep Russia and China out. We will axe taxes, slash red tape, and rapidly greenlight massive resource projects to bring home paychecks and production back to our country. In other words, we will put Canada first. Wow. 50 no's of yes and means yes.
I mean, that is, if you want a leader in your country, that's how you want that leader to think. Your country first, absolutely, and always. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that, and if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.